सो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि डंपिंग फैक्टर क्या है, ये एम्पलीफायर में कैसे काम करता है, डंपिंग फैक्टर कितने टाइप के होते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं शुभम सारदे और स्वागत है आपका साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल में। वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डंपिंग फैक्टर इन एम्पलीफायर, यानी कि जो एम्पलीफायर है उसमें डंपिंग फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे जानेंगे। इन ऑडियो एम्पलीफायर द डंपिंग फैक्टर इंडिकेट्स द एम्पलीफायर्स एबिलिटी टू कंट्रोल स्पीकर मूवमेंट, यानी कि जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर है उसमें डंपिंग फैक्टर जो है वो स्पीकर की गति को नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट्स द रेशो ऑफ द लाउड स्पीकर इम्पीडेंस टू द एम्पलीफायर्स आउटपुट इम्पीडेंस, यानी कि ये स्पीकर का जो लाउड स्पीकर होता है उसके इम्पीडेंस और एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस का रेशो होता है, यानी कि अनुपात होता है। ठीक है, ये कैसा होता है मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ हायर डंपिंग फैक्टर जनरली मीन्स बेटर कंट्रोल ओवर द स्पीकर, यानी कि जिस एम्पलीफायर का ज्यादा डंपिंग फैक्टर होता है वो स्पीकर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलरली अ लोअर फ्रीक्वेंसीज लीडिंग टू टाइटर एंड मोर एक्यूरेट बेस रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात की जा रही है कि जो लो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बेस की फ्रीक्वेंसी है उस पर बेस अच्छा टाइट दे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे आप इसकी थोड़ी सी डिटेल जान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक एम्पलीफायर भी लिया है, उसका स्पेसिफिकेशन भी लिया है, लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस लाइन में इट्स द रेशो ऑफ द लाउड स्पीकर इम्पीडेंस टू द एम्पलीफायर्स आउटपुट इम्पीडेंस, यानी कि ये जो हमारा डंपिंग फैक्टर है वो लाउड स्पीकर के नॉमिनल जो इम्पीडेंस होता है, जो भी उसका ओम्स रहता है, और जो एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस होता है, इन दोनों का अनुपात होता है। ठीक है, और डंपिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे आप यहां से जान पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास में MT12011 एक मॉडल है NX ऑडियो का और ये उसका स्पेसिफिकेशन है और कंपनी बता रही है कि इसका जो डंपिंग फैक्टर है वो 800 है। ठीक है, तो ये एक स्पीकर के लिए 800 है, 2 स्पीकर के लिए 800 है या 4 स्पीकर के लिए 800 है, कहने का मतलब ये है कि 8 ओम के लिए 800 है, 4 ओम के लिए 800 है या 2 ओम के लिए 800 है। ठीक है, तो जो भी कंपनी अपना इंपीडेंस बताती है कि भाई हमारे एम्पलीफायर का इतने इंपीडेंस है वो 8 ओम पे ही बताती है, तो क्या 4 ओम पे डंपिंग फैक्टर बदल जाएगा या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा वो आप यहां से इस फार्मूले से जानेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि इस जो एम्पलीफायर है उसका आउटपुट इंपीडेंस 0.01 है, 0.01 है आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है, तो अगर 8 ओम का एक स्पीकर है, ठीक है, तो 8 ओम में हम भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे 0.01 का जो उसका एम्पलीफायर का आउटपुट इंपीडेंस है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है और 2 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिबल हटाने के लिए नीचे डेसिबल के बाद में जितने अंक है ऊपर उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 अंक है यहाँ पे, तो 1 और 2 यहाँ पे 0 लगा दिए हैं और बटे में 1 बचा है, यानी भाग में 1 बचा है। तो 800 में हम 1 का भाग देंगे तो 800 ही आएगा, यानी कि 8 ओम पे इस एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर है वो 800 है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम 4 ओम के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 8 ओम और 8 ओम को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो 4 ओम होते हैं, और 4 ओम पे अगर हम इस एम्पलीफायर को चलाते हैं यानी कि पर चैनल पे 4 ओम पे चलाते हैं तो उसका डंपिंग फैक्टर कितना रह जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए 4 ओम पे चला रहे तो 4 बटे 0.01, ये क्या है, ये है एम्पलीफायर का आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है, तो आउटपुट इंपीडेंस से हम भाग देंगे तो ठीक उसी प्रकार डेसिमल के बाद में 2 संख्या है तो ऊपर 2 0 लगा देंगे, 400 के बटे में 1 है, 400 में 1 का भाग देंगे तो 400 ही आएगा, यानी कि इस एम्पलीफायर का 800 डंपिंग फैक्टर है, लेकिन अगर तो 4 ओम पे इसको यूज करते हैं तो इसका जो डंपिंग फैक्टर है वो 400 ही रह जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा डंपिंग फैक्टर है, यानी कि जो हमारे एम्पलीफायर में डंपिंग फैक्टर रहता है वो स्पीकर के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया है कि डंपिंग फैक्टर एक अहम भूमिका निभाता है
जो हमारा स्पीकर रहता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने में। लेकिन कैसे कंट्रोल करता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जो हमारा स्पीकर है उसका मूवमेंट मान लीजिए ये जीरो लाइन से इतना हो रहा है, ठीक है। ये जो वॉइस कॉइल है जहां पे वो स्टेबल है उससे कुछ प्लस में भी जाएगी और माइनस में भी आएगी, ठीक है। लेकिन कितना प्लस में और माइनस में जाने देना है ये डिपेंड करता है डंपिंग फैक्टर पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे स्पीकर और एम्पलीफायर में दो टाइप के डंपिंग फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। एक तो काम करता है मैकेनिकल डंपिंग फैक्टर और दूसरा काम करता है इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर। मैकेनिकल जो डंपिंग फैक्टर रहता है वो स्पीकर में ऑलरेडी रहता है, किसके थ्रू, सराउंड के थ्रू, ठीक है। जो स्पीकर में सराउंड रहता है ना उसके थ्रू और स्पाइडर के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारा सराउंड रहता है स्पीकर के कोन में, जो ऊपर की तरफ सराउंड रहता है और नीचे जो स्पाइडर लगा रहता है, यही तो भाई अपनी जगह पे स्थिर करता है ना। मान लीजिए अपन किसी स्पीकर को दबा के देखते हैं वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। या नीचे से ऊपर उठाते हैं तो वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो कैसे वापस आ जाता है, वहां पे हम कोई करंट तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई करंट दे रहे हैं एम्पलीफायर से तो भाई उसने अपनी पोजीशन में वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिना उसको कनेक्ट किए वो अपनी पोजीशन में वापस आ रहा है सराउंड और स्पाइडर की वजह से, क्योंकि स्पाइडर और सराउंड ही उस पर नियंत्रण रखते हैं, मैकेनिकल नियंत्रण, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मैकेनिकल डंपिंग फैक्टर, ठीक है। और दूसरा रहता है हमारे एम्पलीफायर से आने के इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि डंपिंग फैक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो ग्राफ लेके रखे हुए हैं। सबसे पहले आप नीचे वाले ग्राफ को समझिए, ठीक है। मान लीजिए ये जो आपका स्पीकर है ये जीरो लाइन से इतना ऊपर जा रहा है सिग्नल मिलने के बाद में, और इलेक्ट्रिकल जैसे सिग्नल मिल रहा है तो इतना नीचे जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है। यानी कि कुल मिला के ये इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है जीरो लाइन से, ठीक है। मान लीजिए ऊपर 5 mm बढ़ रहा है, उदाहरण के लिए मान रहे हैं ऊपर 5 mm बढ़ रहा है और नीचे भी 5 mm बढ़ रहा है, नीचे भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे स्पाइडर और जो हमारा सराउंड रहता है कोन में, अगर वो नहीं रहता तो भाई वो तो ज्यादा भी ऊपर जा सकता था और नीचे भी ज्यादा आ सकता था, ठीक है। तो ये स्पाइडर कंट्रोल कर रहा है इसको मैकेनिकली, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो स्पीकर है ये इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है। तो इतना ही क्यों जा रहा है, आपका जो स्पीकर है वो सिग्नल मिलने के बाद तो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सराउंड है और स्पाइडर है उसमें कोई ऐसा लॉजिक सेट थोड़ी है कि इससे ऊपर नहीं जाने देना है, ठीक है। वो तो अगर ज्यादा पावर मिलेगी या फिर आपका डंपिंग फैक्टर न के बराबर होगा तो स्पाइडर उखाड़ के वो तो बाहर निकल जाएगा या फिर ज्यादा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कोन है वो वॉइस कॉइल के पास से फट के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करता है हमारा डंपिंग फैक्टर, ठीक है। जैसे मैकेनिकली तो हमारा जो कोन है, कोन का मतलब जो सराउंड है और स्पाइडर है वो उसको पकड़ के रखता ही है, लेकिन साथ में जो हमारा डंपिंग फैक्टर है एम्पलीफायर का वो भी ये निर्धारित करता है, वो भी इस पे नियंत्रण रखता है कि जो हमारा स्पीकर का कोन है या स्पीकर की जो वॉइस कॉइल है उसको कितने लिमिट तक ही ऊपर जाने देना है और कितने लिमिट तक ही नीचे आने देना है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि यार भाई स्पीकर खट खट बज रहा है, पीछे टकरा रहा है स्पीकर, तो किस कारण बज रहा है, ठीक है। उसका एक मुख्य कारण ये भी रहता है, ठीक है। आगे भी हम आने वाले और इसी वीडियो में हम आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं स्पीकर के खट खट पीछे टकराने के, है ना। जो खटखट की आवाज आती है, वॉइस कॉइल पीछे जो हमारी बैक प्लेट रहती है उसमें टकराती रहती है, तो ये उसका एक मेन कारण रहता है। अगर यहाँ पे डंपिंग फैक्टर उसको कंट्रोल नहीं करेगा तो जो आपका वॉइस कॉइल है या तो एक्स मास से ज्यादा ऊपर चला जाएगा या एक्स मास से ज्यादा नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है जो उसकी लिमिट है उससे ज्यादा ऊपर चला जाएगा या उससे ज्यादा नीचे आ जाएगा, जो कि स्पीकर के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है और इससे क्वालिटी भी खराब होती है। इन सब चीज के बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ डंपिंग फैक्टर इन साउंड लाइन, यानी कि अगर हम हमारे साउंड लाइन की बात करें तो कितने टाइप के डंपिंग फैक्टर होते हैं। मैंने आपको पिछले अभी क्लियर किया है कि हमारे साउंड लाइन में मुख्यतः 2 टाइप के डंपिंग फैक्टर होते हैं, मैकेनिकल डंपिंग फैक्टर और इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डंपिंग को अक्सर डंपिंग फैक्टर के रूप में चर्चा में लाया जाता है, ठीक है। यानी कि
स्पीकर में तो हम डंपिंग फैक्टर नहीं बताते हैं उसके स्पेसिफिकेशन में, हालांकि ये सब कैलकुलेटेड रहता है, ठीक है, इसको हम निकाल नहीं पाएंगे, जो कंपनी है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही देती है, ठीक है। 2 लेयर का आपका जो पेपर कोन में सराउंड लगा हुआ है या 3 लेयर का लगा हुआ है, कब 2 लेयर का लगेगा, कब 3 लेयर का लगेगा, कब सिंगल स्पाइडर लगेगा, कब डबल स्पाइडर लगेगा, कब सिंगल लेयर सिंगल स्पाइडर लगेगा, कब सिंगल लेयर डबल स्पाइडर लगेगा, कब डबल लेयर सिंगल स्पाइडर लगेगा, कब डबल लेयर डबल स्पाइडर लगेगा, ये सब डिपेंड करता है जो मैकेनिकल डंपिंग फैक्टर होता है उस पे। और इंजीनियर्स और इसके जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं ये ऑलरेडी इसको कैलकुलेट पहले ही करते हैं, ठीक है। तो हमको उन पे विश्वास रखना है कि उन्होंने जो डंपिंग फैक्टर स्पीकर के लिए चूज किया है वो सही है। और जो इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर है वो तो एम्पलीफायर से हमारे दे ही देते हैं या पता कर ही लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यतः जो इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर रहता है वो ज्यादा चर्चा में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्पीकर के स्पेसिफिकेशन में डंपिंग फैक्टर नहीं रहता, ठीक है, एम्पलीफायर के डंपिंग फैक्टर में ही रहता है, इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर में ज्यादा चर्चा में लिया जाता है इसलिए रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल डंपिंग फैक्टर, यानी कि मैकेनिकल डंपिंग फैक्टर क्या है, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। दिस टाइप ऑफ डंपिंग इज इनहेंस टू द स्पीकर्स डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शंस। समझ में आ गया, ठीक है, ये उसके डिजाइन पे डिपेंड करता है और ये जो उनके मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं वो पहले से ही इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। इट्स प्राइमरली डिटरमाइंड द स्पीकर सस्पेंशंस, यानी कि सस्पेंशंस क्या क्या है उसके अंदर, द फ्लेक्सिबल सराउंड एंड स्पाइडर, ठीक है, उन चीजों की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया। एंड द एयर लोड अगेंस्ट द डायाफ्राम, एक चीज और सामने आती है कि जो आपका डायाफ्राम है, ठीक है, उसके सामने एयर भी तो रहती है, तो उसको भी तो धक्काने के लिए ताकत लगती है ना, या फिर जो आपकी एयर है वो भी तो डायाफ्राम पे आपका जो दबाव है वो बना के रखती है। ये 3 चीज यहाँ पे सामने आई है, ठीक है। यानी कि अगर हम हिंदी में समझे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का डंपिंग स्पीकर के डिजाइन और निर्माण के अंतर्निहित होता है। मुख्य रूप से स्पीकर में सस्पेंशन यानी कि लचीले सराउंड और स्पाइडर और डायाफ्राम के विरुद्ध वायु भार द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, क्या, मैकेनिकल डंपिंग फैक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल डंपिंग फैक्टर को कैसे समझाया गया है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बास्केट दी हुई है जो कि हमारे मैग्नेट है उस पे लगी हुई है, नीचे हमारा जो बॉटम प्लेट है वो है और ऊपर टॉप प्लेट है, बीच में जो हमारी वॉइस कॉइल है वो है, ऊपर डस्ट कैप है, जो नॉर्मली इस फिगर में रहता है वही सब यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है स्पाइडर, ठीक है। तो ये कितना ऊपर जाएगा कितने नीचे आएगा ये सराउंड पे मतलब कि ये जो सराउंड है और स्पाइडर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है, वो आती है एक्समास, ठीक है। आप इन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्समास कैसे काम करता है, ठीक है। ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई है, एक्समास इंडिकेट्स हाउ मच वॉइस कॉइल विल बी अप एंड डाउन, ठीक है। यानी कि हमारा जो एक्समास है वही बताता है कि जो हमारी वॉइस कॉइल है वो कितनी ऊपर जाएगी और कितनी नीचे आएगी, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर, अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ डंपिंग इज कंट्रोल्ड बाय द एम्पलीफायर एंड द स्पीकर केबल, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, एम्पलीफायर से और इलेक्ट्रिकल केबल से भी, जो हम एम्पलीफायर से जो हमारे स्पीकर हैं उनको कनेक्ट करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज मोर इजीली क्वांटिफाइड एंड ऑब्टेन द फोकस ऑफ डिस्कशन अबाउट स्पीकर कंट्रोल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर हम इलेक्ट्रिकल जो हमारा डंपिंग फैक्टर है उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे आप एक वीडियो देखेंगे और उसके थ्रू आप समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर होता है यानी कि जो हमारा एम्पलीफायर में डंपिंग फैक्टर होता है वो काम कैसे करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप 2 पॉइंट यहाँ पे जानेंगे। पहला पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं करेंट जनरेटेड बाय स्पीकर टू बैक एम्पलीफायर डेट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि जो स्पीकर के द्वारा जो हमारा करंट जनरेट हो रहा है
स्पीकर के द्वारा। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, इसके आगे मैं आपको वीडियो में के थ्रू भी समझाऊंगा कि स्पीकर आपका कैसे करंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप अभी के लिए ये चीज समझ लीजिए कि जो आपका स्पीकर के द्वारा जो करंट जनरेट हो रहा है उसको हम बैक ईएमएफ बोलेंगे, बैक ईएमएफ, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल, अगर हम हिंदी में बात करें तो, ठीक है। जो स्पीकर के द्वारा करंट जनरेट हो रहा है, देखिए अगर हम एम्पलीफायर से स्पीकर को करंट दे रहे हैं तो उसके बदले में स्पीकर भी जो हमारा एम्पलीफायर तक है उस तक बैक ईएमएफ पहुंचाता है, ठीक है, बैक सिग्नल पहुंचाता है, उसका फीडबैक पहुंचाता है, ठीक है। इसके लिए अलग से हर एक एम्पलीफायर में, या फिर ये बोले कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका फीडबैक सेक्शन भी रहता है। सिर्फ एम्पलीफायर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट रहेगा उसमें फीडबैक सेक्शन जरूर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम टीवी की बात ही करें तो भाई कहां पे 20 वोल्ट ही केवल चाहिए, कहां पे 15 वोल्ट ही चाहिए, कहां पे सिर्फ 2 वोल्ट चाहिए, ये सब फीडबैक सेक्शन ही तो डिसाइड करता है, ठीक है। उसमें सब लॉजिक सेट रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे एम्पलीफायर में भी फीडबैक सेक्शन रहता है, जहां तक जो बैक ईएमएफ है वो पहुंचता है स्पीकर का, ठीक है। या यूं बोले कि स्पीकर के द्वारा जो करंट जनरेट होता है उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं और वो फीडबैक सेक्शन तक पहुंचता है। पहली लाइन का मतलब क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है तो आप अच्छे समझ गए होंगे। दूसरी लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही तेज गति से स्पीकर से करंट यानी कि बैक ईएमएफ वापस एम्पलीफायर तक पहुंचेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 100 किसी एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर है वो है और किसी एम्पलीफायर का 800 डंपिंग फैक्टर है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा फीडबैक जल्दी पहुंचाएगा वो रहेगा 800 वाला डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा डंपिंग फैक्टर होगा उतना जल्दी स्पीकर का जो रिस्पॉन्स है वो एम्पलीफायर तक पहुंचेगा, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे आएगी साउंड में क्लियरिटी, ठीक है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ज्यादातर डिस्कस किया जाता है किस चीज में, सिर्फ बेस के टॉपिक में ही डिस्कस किया जाता है। प्रेशर मीड हो गई, मीड हो गया, टॉप का स्पीकर हो गया, एचएफ हो गया, इनमें ज्यादा जो हमारा डंपिंग फैक्टर है वो नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि बेस के लिए सबसे ज्यादा डंपिंग फैक्टर देखा जाता है। क्यों, उसका कारण क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक पंच चल रहा है, ठीक है, एक पंच चला, ठीक है। तो वो जो पंच है वो कितने हर्ट्ज तक चलेगा, मतलब उसका जो मान लीजिए एक 150 हर्ट्ज का पंच चल रहा है, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में 150 बार जो आवृत्ति है वो ऊपर नीचे होगी, या जो पेपर कोन है वो आगे पीछे होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक जो पंच की किक है वो जब लगी तो स्पीकर मूवमेंट करने के बाद में इनिशियल लेवल पे कितना जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा डंपिंग फैक्टर। यानी कि एक पंच लगा, जो हमारा स्पीकर है उसने मूवमेंट किया, अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। दूसरा पंच लगा और मूवमेंट किया स्पीकर ने और अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। लेकिन वहीं अगर डंपिंग फैक्टर कम होता तो उसको पोजीशन पे वापस पहुंचने के लिए टाइम लगता, बहुत जल्दी से वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पंच लगा, ठीक है, स्पीकर मूवमेंट ही कर रहा है, तब तक दूसरा पंच और आ गया स्पीकर के लिए, तो वहीं से काम करना चालू कर देगा, ठीक है। आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा पेपर कोन है वो 10 mm ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। एक पंच लगा, 10 mm ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। 10 mm ऊपर जा रहा है, 10 mm नीचे जा रहा है। तो जो उसका 10 mm ऊपर नीचे होना हो ही रहा है, मान लीजिए 5 mm तक ये हो ही रहा है और दूसरा पंच आ गया तो वो वहीं से काम करना चालू कर देगा, 10 mm तक फिर चला जाएगा। तो जो आपकी क्लियरिटी है वो तो खराब हो जाएगी ना, क्योंकि जो आपका पहला पंच था वो तो पूरी तरीके से बज के खत्म ही नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो जो डंपिंग फैक्टर है एम्पलीफायर का वो यही डिसाइड करता है कि जो आपका पेपर कोन है, यानी कि जो आपका डंपिंग जो स्पीकर कर रहा है, ऊपर नीचे जो जा रहा है, एक्समास में जो काम कर रहा है, वो कितनी जल्दी इनिशियल लेवल पे या फिर 0 लेवल पे आ जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप इस लाइन का मतलब भी। हम सबसे पहले ये एक वीडियो देखते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट यहां से आया और स्पीकर से होके वापस एम्पलीफायर तक पहुंचा, फिर वापस सिग्नल गया और वापस
से अपने स्पीकर से होते हुए एम्पलीफायर तक पहुंचने लगा और बहुत स्पीड से जो हमारे सिग्नल है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो सिग्नल है वो सबसे पहले एम्पलीफायर से स्पीकर तक गया है। ठीक है, और उसके बाद में स्पीकर से एम्पलीफायर तक भी आया है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, ये कितने टाइम में हो रही है, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल डंपिंग फैक्टर, यानी कि जो आपका एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से ये प्रोसेस होगी। जैसे मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश किया था उदाहरण के लिए कि ज्यादा तेजी से आपका जो स्पीकर है वो वर्क करके अपनी इनिशियल लेवल पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ज्यादातर ये बेस में देखा जाता है ना। तो बेस का जो आपका स्पीकर है वो जल्दी से पंच में काम करके अपनी जगह पे वापस आ जाएगा कुल मिला के। तो ये प्रक्रिया कितनी फास्ट हो रही है ये डिपेंड करता है डंपिंग फैक्टर पे, और इसीलिए जो डंपिंग फैक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफायर में होना जरूरी है, खासकर बेस के एम्पलीफायरों में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे हाउ टू करंट जनरेट फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि स्पीकर से करंट कैसे जनरेट होता है, स्पीकर से करंट कैसे बनता है। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर पिछली स्लाइड में ध्यान दिया होगा, सबसे पहले मैंने आपको लाइन बताई थी कि करंट जनरेटेड बाय स्पीकर टू बैक एम्पलीफायर, यानी कि जो करंट जनरेट होता है स्पीकर से और वापस एम्पलीफायर तक आता है उसको ईएमएफ बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था भी, आगे मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो जो करंट है वो जनरेट कैसे हो रहा है इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो अटैच कर रहा हूं और आप इसी के माध्यम से समझेंगे कि जो अपना स्पीकर है वो करंट कैसे जनरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक बूफर लेके रखा हुआ है और इस बूफर के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारा स्पीकर है वो करंट कैसे जनरेट करता है। ठीक है, करंट स्पीकर कैसे जनरेट करता है ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो हमारा स्पीकर है वो काम कैसे करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीछे एक चुंबक रहती है, चाहे फेराइड मैग्नेट हो या न्यूडियम मैग्नेट हो। ठीक है, और ये जो हमारी चुंबक है उसके अंदर रहती है वॉइस कॉइल, जिसपे तांबे की जो कॉइल रहती है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, तो ये जो चुंबक है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारी कॉइल है जब हम उसमें करंट देते हैं तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड और वॉइस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे कि जो हमारा साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है आपस में परस्पर क्रिया करती है, जिससे कि वॉइस कॉइल ऊपर नीचे होती है। ठीक है, और वॉइस कॉइल के थ्रू हमारा जो कोन है वो ऊपर नीचे होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, अगर इसी का उल्टा कर दें कि जो हमारा चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम क्रिया करवाएं जो हमारी वॉइस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है उससे, यानी कि अगर ये जो क्रिया है अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले ये जो हमारी वॉइस कॉइल है उसको ऊपर नीचे क्रिया करवाएं, ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे ये काम करेगा। देखिए, अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूं तो ये जो लाइट है वो जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि ये दो जो टर्मिनल है यहां से हम सिग्नल देते हैं हमारे स्पीकर को और यहीं से हम वापस भी लेंगे सिग्नल। ठीक है, तो जो वापस आएगा उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्मिनल से मैंने एक छोटा सा लाइट लगा के रखा हुआ है। तो हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो हमारा लाइट है वो जलेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्पीकर है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी करंट बना रहा है। ठीक है, अभी मैं जो कैमरे का है वो फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ और फ्लैश लाइट बंद होने के बाद में हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो हमारा लाइट है वो जलेगा। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा लाइट है वो जल रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने कोन पे थोड़ा सा थप करके मारा तो जो हमारी वॉइस कॉइल है वो मैग्नेट में ऊपर नीचे होने लगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के रूप में बदल गया और हमारी लाइट जलने लगी। तो इसी को बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमारा स्पीकर है वो करंट कैसे जनरेट कर रहा है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट शुड बी द डंपिंग फैक्टर ऑफ एम्पलीफायर, यानी कि जो हमारा एम्पलीफायर है उसमें कितना डंपिंग फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है ना भाई, मार्केट में तो अलग अलग डंपिंग फैक्टर वाले जो हमारे एम्पलीफायर हैं वो अवेलेबल हैं, तो हम कितने डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर खरीदें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर्स डंपिंग फैक्टर इज एज मच बेटर, यानी कि जितना ज्यादा डंपिंग फैक्टर हो उतना अच्छा है। ठीक है, बट अ डंपिंग फैक्टर ऑफ 100 और मोर इज जनरली कंसिडर्ड गुड फॉर मोस्ट मॉडर्न एम्पलीफायर एंड स्पीकर सिस्टम्स।
ठीक है, यानी कि जो हमारा डंपिंग फैक्टर है वो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, ठीक है, लेकिन 100 या उससे ज्यादा होगा तो वो हमारे एम्पलीफायर और स्पीकर सिस्टम के लिए अच्छा है, कहने का मतलब, ठीक है, या फिर अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे आप देख सकते हैं, डज द डंपिंग फैक्टर ऑफ द एम्पलीफायर चेंज, मतलब कि क्या जो एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर है वो चेंज होता है? तो मैंने आपको बताया था कि हाँ चेंज होता है। जब मैंने आपको एमटी का उदाहरण दिया था, एमटी 1201 का, कि वहां पे जो डंपिंग फैक्टर है वो चेंज हो रहा था, 8 ओम पे अलग हो रहा था, 4 ओम पे अलग हो रहा था। अगर आपकी वायरिंग गलत है या फिर आपकी वायरिंग पतली है तो भी जो आपका डंपिंग फैक्टर है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे 3 मेन कारण है जिसकी वजह से आपका जो डंपिंग फैक्टर है वो चेंज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डज द डंपिंग फैक्टर ऑफ द एम्पलीफायर्स चेंज, यानी कि जो हमारे एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर है वो चेंज होता है। तो हाँ, यस, द डंपिंग फैक्टर ऑफ एन एम्पलीफायर कैन चेंज, यानी कि जो हमारा एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर है वो चेंज होता है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर एन एम्पलीफायर, यानी कि ये किसी एम्पलीफायर के लिए फिक्स वैल्यू नहीं है कि इतना इसका डंपिंग फैक्टर है तो उतना ही रहेगा। एंड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द, यानी कि ये वेरी कर सकता है, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, यानी कि जो स्पीकर को सिग्नल मिल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। एंड द इम्पीडेंस ऑफ द स्पीकर, जो आपका स्पीकर है वो उसका कितना इंपीडेंस है, कितने ओम पे आप चेक कर रहे हैं, 8 ओम पे चेक कर रहे हैं, 4 ओम पे चेक कर रहे हैं, 2 ओम पे चेक कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, अगर आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो सबका निकालना सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है। एंड केबल्स कनेक्टेड टू इट, यानी कि जो आपने केबल कनेक्ट की है इसमें, उसके वजह से भी जो आपका डंपिंग फैक्टर है वो प्रभावित होता है, ठीक है। कैसे प्रभावित होता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपका एम्पलीफायर और आपका स्पीकर या फिर जिस जो स्पीकर बॉक्स है वो अगर 3 मीटर की दूरी पे ही है और आपने 12 मीटर का जो वायर है वो ले लिया है, ठीक है ना, और लगाया आपने 3 मीटर की दूरी पर और बाकी वायर को खड़ी करके रख दिया है, तो क्या काम है उसका? ठीक है, यहाँ पे तो डंपिंग फैक्टर लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पावर का लॉस हो रहा है, तो क्या काम है? तो यहाँ पे भी ये चीज भी उसको प्रभावित करती है। या फिर दूसरी चीज ये है कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए टॉप के लिए हम वायर यूज कर रहे हैं या फिर बेस के लिए वायर यूज कर रहे हैं, तो जनरली जो मार्केट में थिंकिंग है, ठीक है, वो ये है कि बेस के लिए 2.5 mm वायर यूज करो और टॉप के लिए 1.5 mm वायर यूज करो। लेकिन अगर सही तरीके से इंजीनियरिंग के थ्रू इसको देखा जाए तो बेस के लिए 2.5 mm मिनिमम वायर है, मिनिमम आप इतना वायर यूज कर सकते हैं, कम से कम 2.5 mm का तो आपको करना ही है, ठीक है। ज्यादा mm का आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप 3 mm का ले सकते हैं, 4 mm का वायर ले सकते हैं, 6 mm का वायर ले सकते हैं, यह आपके बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना और ज्यादा mm का वायर रहेगा, यानी कि जितना कम गेज का वायर रहेगा, गेज कम होना यानी वायर का मोटा होना, ठीक है, तो जितना कम गेज का वायर रहेगा, जितना मोटा वायर रहेगा, जो आपका डंपिंग फैक्टर है, जो आपका पावर लॉस है वो कम होगा, ठीक है। एक ये भी होता है, प्लस दूसरी चीज ये भी है कि जितना कम लेंथ होगा, कोशिश करें कम से कम लेंथ रखें, आपका जो एम्पलीफायर है, स्पीकर है, उनके बीच कम से कम लेंथ रखें, ताकि जो आपका एनर्जी लॉस है, जो आपका पावर लॉस है, जो आपका डंपिंग फैक्टर लॉस हो रहा है वो न हो पाए, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, ठीक है, क्या कि जैसे मान लीजिए आपने ज्यादा गेज का वायर यूज कर लिया, ज्यादा गेज का वायर इन द सेंस पतला वायर यूज कर लिया बेस के लिए, ठीक है, तो वो गर्म होने लगता है। गर्म तो हो गई, क्यों गर्म होगा? क्योंकि उसी वायर के थ्रू सिग्नल जा भी रहा है, स्पीकर जिससे मूवमेंट कर रहा है वो सिग्नल जा रहा है, ठीक है, और फीडबैक लेके यानी कि बैक ईएमएफ लेके एम्पलीफायर तक वापस भी आ रहा है। अब आप कम पतले वायर पे यानी कि ज्यादा गेज के वायर पे या फिर यूं कहें कि पतले वायर पे स्पीकर का लोड भी और आपके एम्पलीफायर का लोड भी, कुल मिला कहने का मतलब ये है कि एम्पलीफायर से जो करंट जा रहा है वो भी, प्लस जो बैक ईएमएफ आ रहा है वो भी, दोनों का भाई आपकी पतले वायर पे लोड पड़ रहा है, तो वो गर्म होने लगता है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना यार भाई वायर बहुत गर्म हो रहा है, तो उसका कारण यही तो है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पतली वायर या फिर ज्यादा गेज की वायर यूज करने से एक नुकसान और होता है। क्या नुकसान होता है? जैसे मान लीजिए आपके एम्पलीफायर से सिग्नल स्पीकर तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन वापस आते आते जैसे मैंने आपको बोला था वायर
जो गर्म हो रहा है, ठीक है, तो जो आपका डंपिंग फैक्टर है वो लॉस हो रहा है उसका, ठीक है। तो जो हमारा फीडबैक सेक्शन है एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है, उस तक तो फीडबैक जब पहुंचेगा तो बिल्कुल वीक होकर फीडबैक पहुंचेगा। इसका मतलब ये रहेगा एम्पलीफायर को ऐसा डिजाइन किया गया है, इस लॉजिक से डिजाइन किया गया है कि जो इंपिडेंस पे जितना डंपिंग फैक्टर वापस आना चाहिए अगर उतना नहीं आ रहा है तो एम्पलीफायर ऑटोमेटिक आपका जितना वॉल्यूम खुला हुआ है उस पे ही पावर बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि जब तक एम्पलीफायर को तो यही लगेगा ना कि भाई स्पीकर और पावर चाहता है, क्योंकि मेरे तक तो जो डंपिंग फैक्टर वापस आ ही नहीं रहा है जो आना चाहिए, ठीक है, तो पावर और बढ़ा देता है। पावर बढ़ाने से क्या होता है, मूवमेंट और ज्यादा ऊपर नीचे होने लगती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एम्पलीफायर है उसको पता नहीं रहता, वो सिर्फ लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। कोई बैठ के ऐसा देखता थोड़ी है कि हाँ अब काम कर रहा है भाई, उसको तो लॉजिक पे काम करना है। तो जब तक वो उसके लॉजिक के थ्रू उसको फीडबैक वापस नहीं मिलेगा तब तक पावर ज्यादा से ज्यादा देगा वो, ठीक है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है मालूम है, या तो आपका जो पेपर कोन है वो फट के बाहर आ जाता है, ठीक है, या फिर जो आपकी वॉइस कोयल है वो ज्यादा अंदर चली जाती है तो आपका स्पाइडर और सराउंड दोनों खींच के अंदर की तरफ आ जाते हैं। या अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं बनती तो फिर जो आपका स्पीकर है यानी कि जो आपकी वॉइस कोयल है वो ऊपर नीचे बहुत तेजी से होती है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, तो खट 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 बैक प्लेट में टकराती है वो, उस यही कारण है उसका, ठीक है। वायरिंग भी कहीं ना कहीं उसका कारण है, ठीक है। तो ये चीजें थी, तीन मुख्य कारण है कि जो हमारा डंपिंग फैक्टर है वो चेंज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आप देखेंगे डंपिंग फैक्टर वाई इज मोस्टली सीन इन बेस स्पीकर्स, ठीक है, कि क्यों जो हमारे डंपिंग फैक्टर है सबसे ज्यादा बेस के स्पीकर के लिए देखा जाता है, ऐसा क्यों भाई, ठीक है। टॉप का स्पीकर भी तो है, लाइनर का स्पीकर भी तो है, यानी कि मिड का स्पीकर भी तो है, प्रेशर मिड भी तो है, एचएफ भी तो है, इन चीजों के लिए डंपिंग फैक्टर उतना मैटर क्यों नहीं करता, बेस के लिए क्यों करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपको मैं ये इजीली वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे थ्योरी लिखी है उसके हिसाब से पहले आप समझने की कोशिश कीजिए और मैं आपको प्रैक्टिकल भी आगे बताता हूं कि कितने फ्रीक्वेंसी पे जो आपका डंपिंग फैक्टर है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जो आपका डंपिंग फैक्टर है वो बेस के लिए ही क्यों ज्यादातर बात की जाती है कि बेस के लिए हमको ये एम्पलीफायर लेना है और उसका डंपिंग फैक्टर इतना होना चाहिए, सिर्फ बेस के लिए क्यों बात की जाती है वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं, डंपिंग फैक्टर इज मोस्ट कॉमनली स्पेसिफाइड फॉर बेस एम्पलीफायर बिकॉज, यानी कि जो सबसे ज्यादा हमारा डंपिंग फैक्टर है वो बेस के एम्पलीफायर के लिए ही देखा जाता है, क्यों, बिकॉज it directly impact the clarity and tightness of low frequency sound reproduction, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किस पे, क्लियरिटी पे, एक तो जो स्पष्टता है उस पे, यानी कि जो हमारा साउंड बज रहा है वो कितनी क्लियरिटी के साथ बज रहा है, जो हमारा बेस बज रहा है, कहने का मतलब हम बेस के लिए तो ज्यादा बात कर रहे हैं डंपिंग फैक्टर की, तो जो हमारा बेस बज रहा है वो कितनी क्लियरिटी से बज रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो आपका जो डायाफ्राम है या फिर जो आपका कोन है वो आगे पीछे हो ही रहा है और दूसरा पंच आ गया है तो वो वहीं से काम करना चालू कर देगा, अपनी पोजीशन में आए बिना ही अगर उसको सिग्नल मिल रहा है तो वो तो काम करना स्टार्ट कर देगा ना, इसका मतलब क्वालिटी खराब होगी, वही यहाँ पे चीज बोली जा रही है, ठीक है, कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है क्लियरिटी पे, यानी जो स्पष्टता आती है साउंड में उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। टाइटनेस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी है, जो बेस की फ्रीक्वेंसी है उसको मजबूत करता है, ठीक है। साउंड रिप्रोडक्शन यानी कि उसको मजबूत करता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और आगे मैं आपको एक वीडियो ऐड करके बता रहा हूं, उसके माध्यम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि जो हमारा एम्पलीफायर है उसमें डंपिंग फैक्टर ज्यादातर बेस के लिए ही क्यों देखा जाता है, ठीक है। तो आगे मैं वीडियो ऐड कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए कि एम्पलीफायर में ज्यादातर बेस के स्पीकर के लिए एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर क्यों देखा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्पीकर ले लिया है और इस स्पीकर को हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चेक करके देखेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसी से हम आगे समझेंगे कि जो डंपिंग फैक्टर है वो स्पेशली बेस के लिए क्यों देखा जाता है, कि कितना इसका डंपिंग फैक्टर है एम्पलीफायर का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपकी सहूलियत के लिए साइट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी है ताकि आप देख पाएं कि कितने हर्ट्ज पे जो स्पीकर है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक
हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज कर दी है। तो आप स्पीकर का मूवमेंट देख रहे होंगे कि 1 सेकंड में स्पीकर 3 बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। लेकिन आवाज हमको नहीं आ रही। क्यों आवाज में नहीं आ रही है? क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाते, ठीक है। मैं थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बढ़ा के इसको 8 कर दिया फ्रीक्वेंसी को, और आप देख रहे होंगे कि 1 सेकंड में जो हमारा कोण है वो 8 बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट बढ़ाता हूँ और 20 कर देता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हो गई है, और 20 फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा बेस है यानी कि जो हमारा स्पीकर है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा बेस का स्पीकर है वो रिस्पॉन्ड करता है ज्यादा दूरी तक, मतलब जो उसका कोण है, वॉइस कॉइल है, वो दूरी तय करती है, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे मैंने मान लीजिए कि 65 या 64 हर्ट्ज यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो 1 सेकंड में 65-66 बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। हम और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मीड आती जा रही है, ठीक है। मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मीड फ्रीक्वेंसी आती जा रही है, और हम और आगे जाएंगे तो धीरे धीरे मीड फ्रीक्वेंसी क्लियर हमको सुनाने लग जाएगी, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी आने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा स्पीकर है, अभी मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो हमारा स्पीकर है वो 1 सेकंड में 483 बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो उसकी डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उस पर करते हैं कि 1 सेकंड में स्पीकर 30 बार या 20 बार ऊपर नीचे होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 फ्रीक्वेंसी पे चेक करते हैं तो देखिए जो हमारा कोण है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है 1 सेकंड में। लेकिन अगर इतना ऊपर नीचे मान लीजिए 600 बार या 800 बार या 1200 बार होगा तो भाई डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बहुत ही कम डिस्टेंस में वो वर्क करता है, ठीक है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो पेपर कोन की डिस्टेंस रहती है वो कम हो जाती है, ठीक है। हम इसको और आसानी से अच्छे समझते हैं। जैसा मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी जो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि जो हमारा स्पीकर है वो 1 सेकंड में 4 बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ कंकड़ इस पे डाल दिए हैं और हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कंकड़ है वो उछलना चालू हो गए जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं उस टाइप से, ठीक है। तो जैसे वाइब्रेशन या पंच वाली फ्रीक्वेंसी तक जाएंगे तो कंकड़ बहुत ज्यादा उछलने लगेंगे, ठीक है। और जो हमारा कोण है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है ना। तो ये बहुत ज्यादा जो हमारा कोण ऊपर नीचे होता है उसको एक लिमिट में रोकने के लिए डंपिंग फैक्टर होता है, ठीक है। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, आप देख रहे होंगे मैं धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ, और एक कंकर ये देखिए कैसे ने उछाला, ठीक है। सब कंकर खत्म कर दिए वहां से। अभी मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाता हूँ। देखिए जैसे अभी हम इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, 3790 की फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा स्पीकर है वो काम कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड में जो पेपर कोण है वो 3790 बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। तो जो आपका पेपर कोण है वो तो ना के बराबर हिल रहा है। तो यहाँ तो जो आपका एम्पलीफायर है उसका जो डंपिंग फैक्टर है वो अगर कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारे टॉप के स्पीकर होते हैं, मिड के स्पीकर होते हैं, प्रेशर मिड होती है, एचएफ होती है, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, यानी कि उनका जो डायाफ्राम बोले या उनका कोण बोले वो बहुत ही कम, मतलब जो दूरी है वो तय करते हैं। तो जो डंपिंग फैक्टर होता है वो उस पर इतना इफेक्ट नहीं डालता है जितना कि बेस यानी कि हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी है वो इफेक्ट डालती है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो हमारे बेस के एम्पलीफायर हैं उसमें डंपिंग फैक्टर देखा जाता है। चलिए, तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझ गए होंगे कि जो हमारे एम्पलीफायर हैं उसमें डंपिंग फैक्टर ज्यादातर बेस के लिए ही क्यों देखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत नॉलेजेबल जानकारी थी ये जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर ऐसी ही जानकारी कोई और भी लेना चाहता है तो उस तक भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जो भी डीपली साउंड का नॉलेज रखना चाहता है उस तक, ठीक है। आपको ये वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है, और आप समय पे अपडेट हो सकें।
मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।